जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट 9 जो कि पर्यावरण से संबंधित यूनिट है, उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी होते हैं। शीतकालीन जो धूम्र कोहरा है उसके प्रमुख जो है पुरोगामी कौन से होते हैं? N2O, SO2 एवं हाइड्रोकार्बन, NO एवं हाइड्रोकार्बन, SO2 एवं ओजोन। तो इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन शीतकालीन जो यानी शीत के समय देखिए कि कोहरा जो छा जाता है तो उस कोहरे के पीछे जो प्रमुख कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होता है। धूम्र कोहरा जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है तो कोहरा यही जो कोहरा जो होता है इसका जब संपर्क कारखानों की जो चिमनियां हैं उनसे निकले गंधक से होता है तो कोहरा जहरीला और जानलेवा हो जाता है। इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम्र कोहरा, स्मॉग या काला कोहरा भी कहा जाता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ओजोन छिद्र, हरित गृह प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं, धारणी विकास। और सूची 2 से इनको सुमेलित करना है। सुनामी, अल्ट्रावायलेट विकिरण, मीथेन, पारिस्थितिकी केंद्रवाद। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः देखें तो ओजोन छिद्र, अल्ट्रावायलेट विकिरण से, हरित गृह प्रभाव, मीथेन, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी से संबंधित, धारणी विकास, पारिस्थितिकी केंद्रवाद से। क्लोरोक्यूए कार्बन का स्रोत इनमें से कौन सा है? तापीय शक्ति संयंत्र, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, स्वचालित वाहन, उर्वरक। तो क्लोरोक्यूए कार्बन का स्रोत इनमें से है प्रशीतन एवं वातानुकूलन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। स्पेकेंस एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक, हैलन गैस तथा प्रसाधन सामग्री आदि से CFC के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडलीय ओजोन गैस तथा पटल का क्षय प्रारंभ हो जाता है। फलतः सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में धरातलीय सतह पर पहुंचने लगती है, जिस कारण तापमान में वृद्धि के कारण कई प्रकार के पर्यावरणीय परिवर्तन घटित होने लगते हैं तथा गोरी चमड़ी के लोगों में चर्म कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। भूकंप के संदर्भ में रिक्टर स्केल पर परिमाण 1 की वृद्धि का अर्थ क्या है? भूकंप तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, ऊर्जा में 100 गुना वृद्धि या 2 गुना वृद्धि या 2 गुना वृद्धि। तो देखिए जैसे ही रिक्टर स्केल पे परिमाण 1 की वृद्धि तो उसका मतलब है भूकंप तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। भूकंप के संदर्भ में रिक्टर स्केल पर परिमाण 1 की वृद्धि का अर्थ है भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। रिक्टर स्केल का विकास सन 1935 में भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस और बेनो गुटरमर्ग द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत इसमें कौन सा है? परिवहन क्षेत्र, वेटलैंड, प्रशीतन और वातानुकूलन, उर्वरक। तो इसमें से देखिए निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित जो विरचना है उसका उत्सर्जन स्रोत इनमें से कौन सा है? तो वो है परिवहन क्षेत्र। पृष्ठीय ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत परिवहन क्षेत्र है। परिवहन क्षेत्र में ट्रक, बस, ऑटोमोबाइल एवं अन्य परिवर्तनीय साधनों के प्रदूषण स्रोतों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक और हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं और जमीनी स्तर पर ओजोन का निर्माण करते हैं। आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से दुखद घटना, गरीब लोगों की दुखद स्थिति, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय या जलवायु परिवर्तन। तो ये नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। आम व्यक्तियों की त्रासदी की अवधारणा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों के क्षय से संबंधित है। यह गैरेट हार्डिन के आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक आर्थिक समस्या है जिसमें हर व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों में से सबसे बड़ा लाभ लेने का प्रयास करता है। इस कारण संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। मानव द्वारा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का दोहन अगर उनकी पुनर्स्थापना की दर से ज़्यादा तेजी से हो तो फिर ये संसाधन नहीं रह जाते और इनका क्षय भी होने लगता है। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होता है? मीथेन, LPG, हाइड्रोजन, CNG। तो यहाँ पे देखिए ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा हाइड्रोजन के दहन से, ऊर्जा जो है हाइड्रोजन के दहन से प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के प्रोफेसर जे नोटनी और उनके सहयोगी ने सूर्य की किरणों के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने का जो तरीका विकसित किया उसमें उत्प्रेरक के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में सूर्य की किरणें पानी से हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। इस हाइड्रोजन को एक फ्यूल सेल में भेजा जाता है, जहां रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? ओजोन की सतह को छीड़ करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता, धरती की ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने में उनकी भूमिका, धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व तथा परावर्तकता को समायोजित करने की उनकी क्षमता, धरती की जैव विविधता में उनका योगदान। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में ओजोन O3 की सतह को छीड़ करने में योगदान करने वाले रसायन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है, परंतु CFC गैसों का योगदान O3 के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन संसार में उच्च तापमान एवं अधिक वर्षों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है विषुवतीय वर्षा वन, दूसरा है मानसूनी वन। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये है मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन जो होता है CH4, ये गैस वायुमंडल में सबसे कम समय तक ठहरता है क्योंकि इसका मोलर यानी द्रव्यमान अन्य गैस की अपेक्षा कम होता है। मीथेन का मोलर द्रव्यमान 6.04 ग्राम मोल, CO2 का 44.01 ऐसे करके मोल है तथा N2O का 44.013 करके है, जबकि CFC क्लोरीन एवं फ्लोरीन का कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? स्वच्छ वायु, उर्वर मिट्टी, ताज़ा पानी, उर्वर मिट्टी, नमक। तो इसमें देखिए जो नमक है, नमक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नदी है। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः चक्रित हो जाते हैं यदि उन्हें मानवीय हस्तक्षेप से परे रखा जाए तो ये वातावरण में अपना संतुलन बनाए रखते हैं। इनमें स्वच्छ वायु, उर्वर मिट्टी, ताज़ा जल इत्यादि आते हैं, जबकि नमक को पुनर्चक्रण बहुत कम और लंबी अवधि में, यानी नमक का जो पुनर्चक्रण है वो बहुत कम और लंबी अवधि में होता है। कुल देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? यूरोपियन यूनियन, भारत, चीन, USA। तो कुल देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है तो ये है यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में प्रति व्यक्ति जल का उपयोग अधिकतम है, यानी यूरोपियन यूनियन में जो प्रति व्यक्ति जल का उपयोग है वो मैक्सिमम है। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। जल सामान्य तापमान और दबाव में एक फीका बिना गंध वाला तरल पदार्थ है। जल और बर्फ का रंग बहुत ही हल्के नीले होते हैं। हालांकि जल कम मात्रा में रंगहीन लगता है, बर्फ भी रंगहीन लगता है और जल वाष्प मूलतः एक गैस के रूप में अवश्य होता है। पर्यावरण पर मानव उद्भवित क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से तो वो है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियाँ। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक एवं अजैविक तत्व प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई। यह हमारे चारों ओर व्याप्त और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं और इसके साथ ही उनमें उनसे जुड़ी सभी जैविक क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी होती हैं। अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा प्रकट करता है? स्वच्छ वायु, फास्फेट या जैव विविधता, मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल, तेल, वन और ज्वार, उर्वर मृदा, ताज़ा जल और प्राकृतिक गैस। तो इसमें देखिए मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल। निम्नलिखित संयोजन में से मछलियाँ, उर्वर मृदा और जो ताज़ा जल होती हैं ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो प्राकृतिक पदार्थ है जो अपने
अपचकृत मूलतः प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग यानी डिमांड कितनी है। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन जो है अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन रिप्लेनिशमेंट होता रहता है। हालांकि मानव द्वारा ऐसे संसाधनों का दोहन अगर उनके पुनर्स्थापन की दर से ज़्यादा तेजी से हो रहा है तो फिर ये नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाते और इनका क्षय भी होने लगता है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार ऐसे संसाधनों में ज़्यादातर जैव संसाधन आते हैं जिनमें जैविक प्रक्रमों द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक वन क्षेत्र से वन उपजों का मानव उपयोग वन को एक नवीकरणीय संसाधन बनाता है, किंतु यदि उन वन उपजों का इतनी तेजी से दोहन हो कि उनके पुनर्स्थापन की दर ज़्यादा हो जाए तो वन का क्षय होने लगेगा। सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी शामिल किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि, किंतु सही अर्थों में ये ऊर्जा संसाधन अक्षय ऊर्जा संसाधन है, न कि नवीकरणीय। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहाँ तक के बढ़ाने की योजना है, तो ये 350 गीगावाट। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 350 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है। जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांट कर किया जाता है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों के परिणाम के रूप में भी। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योग से निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है, तो है रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उत्पत्ति खनिज तेल व कोयले के जलाने से होती है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण के कारण वह कई रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे मसूड़ों में सूजन है, रक्तस्राव है, निमोनिया है, फेफड़ों का कैंसर है आदि। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, मीथेन गैस प्रमुख वायु प्रदूषक हैं जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक दोनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्लोरोफ्लोरो CFC केवल औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यह प्रमुख रूप से प्रशीतक, एयर कंडीशनर, स्प्रेकेंस, फोम, अग्निशामक तथा प्रसाधन सामग्री आदि से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रियाविधि को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है? आकाश से आने वाले आकस्मिक विकिरणों को वायुमंडल की गैस अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को समताप मंडल में ओजोन अवशोषित करता है। पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में गैसें अवशोषित करती हैं। सूर्य से आने वाले गामा किरणों को वायुमंडल में धूल कणों को पृथ्वी की सतह पर अवशोषित करता है। तो देखिए, सूर्य से ऊर्जा के रूप में प्राप्त अवरक्त किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी की सतह से विक्षेपित या किरणें अंतरिक्ष में ना जाकर पूर्व ही वायुमंडल में गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में इन विकिरणों की अधिकता से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और ये मानव पर्यावरण को क्षति पहुँचाती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है। इसका क्या कारण है? द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों की जो है तुंगता में विभेद, भीतरी क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति या तटवर्ती क्षेत्र की तुलना में भीतरी क्षेत्र में वर्षा। तो देखिए, जल की विशिष्ट उष्मा स्थल की अपेक्षा जलीय सतह पर ज़्यादा होती है तथा जलीय सतह स्थलों की अपेक्षा गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया मंद गति से होती है। समुद्री तट के समीप स्थित स्थानों पर सर्दी व गर्मी का प्रभाव नगण्य होता है, किंतु समुद्री तट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है समकालीन तापमान के प्रभाव में कमी आती है। इसका प्रमुख कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर है। यही कारण है कि तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा ज़्यादा होती है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्जी नहीं होते। दूसरा, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर देखें हम बोथ A एंड 2 में,
तो यहाँ पे जैसे दिया है कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्जी नहीं होते। ये अभिकथन गलत है, क्योंकि पर्यावरण का सीधा असर सामाजिक प्रभाव होता है। पर्यावरण और समाज अंतर संबंधित है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जबकि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? वनों की कटाई, अत्यधिक आबादी, प्रदूषण, संरक्षण। तो यहाँ पे देखिए, वनों की कटाई, अत्यधिक आबादी तथा प्रदूषण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक हैं। इनसे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि संरक्षण पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है, क्योंकि संरक्षण के तहत पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकना, खनिजों के अत्यधिक दोहन को रोकना तथा प्रजातियों की विभिन्नता को बनाए रखना इत्यादि आता है, जिसके द्वारा हमारे पर्यावरण की व्यवस्था सही ढंग से संचालित होगी, जो कि मानव समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक विषय है। तो आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।